Topic, I'd like to call upon distinguished panelists, Mr. R.K. Arora, founder of Arora Classes, a leading coaching institute in Punjab. Known for his dedication and passion, Mr. Arora has become a prominent figure in the education sector, inspiring countless students along the way. Welcome, sir. Please guys give them round of applause. तालियों में कंजूसी बिल्कुल नहीं. Yes, so next up we have Mr. Kamal Vadera, CEO and founder of TCY Online, an edtech company empowering coaching centers with innovative tools to compete with the largest national chains. With a network of 1,500 centers, including 200 across 18 countries, and TCY has made a significant impact on the global education landscape. Please guys give them a round of applause. And now, last but not the least, let's welcome Mr. Varun Bansal, the producer and director of Kisme Kitna Hai Dum. Mr. Bansal's vision for the show was to showcase hidden talents and provide them a platform to shine. And his dedication and leadership has been instrumental in the maintaining of the high standards of the show, inspiring audiences nationwide. Welcome, sir. Over to you, Gaurav. Thank you, Tania. Thank you. Thank you very much. फर्स्ट सेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने बात की है. सेकंड सेशन में हम टैलेंट के ऊपर चले जाएंगे. और इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा सा फोकस हमारा फर्स्ट सेशन में स्कूल एजुकेशन के ऊपर था, और इसमें हम थोड़ा सा जो कोचिंग वाली साइड है वहां पर भी चले जाएंगे. बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे सारे मेहमानों का, ताकि हम बातचीत को आगे बढ़ा सकें. इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से सिंपल शब्दों में जो हम जिक्र करते हैं कि किस तरह से जो हुनर है, जो टैलेंट है लोगों का और बच्चों का, खास तौर से स्टूडेंट्स का, उसको बाहर लाया जाए. शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है सभी का. मैं शुरुआत कर रहा हूं कि एक एजुकेशन, शिक्षा, टीचर, कोचिंग सेंटर्स एक स्टूडेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट नजर आते हैं. क्योंकि बहुत सारी फिल्में मैं जब देखता हूं 12th पास जैसी, तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ब्रिलियंट होते हैं कि वो बिना किसी कोचिंग के बहुत बड़ा कमाल कर देते हैं. कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं खास तौर पर स्टूडेंट की लाइफ में जो टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, या मैं कहूं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. वो माइक ले लीजिए प्लीज. पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा न्यूज 18 का कि हमको इस मंच पे बुलाया. और जैसे कि आपने कहा कि टीचर का क्या रोल होता है, देखो सारी गेम टोटल गाइडेंस और इन्वायरमेंट की है. अगर किसी कैंडिडेट को इन्वायरमेंट मिल गया है ना, गाइडेंस मिल गई, तो वो अपनी लाइफ में सफल होगा ही होगा. चाहे जरूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा होना जरूरी है, ऐसा कुछ है. जैसे आपने कहा टीचर का क्या रोल, तो टीचर का रोल क्या होता है, अदरवाइज अगर टीचर ना हो सोसाइटी में तो स्टूडेंट जो है उसके पास, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है. टीचर क्या होता है, उसको एक तरीके से ऐसा समझ लो कि बनी बनाई खीर उसके सामने परोसेगा. जैसे कि सपोज करो, जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम उनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि हमने खुद भी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, खुद हम इस फील्ड में 8-8, 10-10 सालों के एक्सपीरियंस वाले हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि ये चीजें आपको तैयारी करनी पड़ेंगी. अगर अदरवाइज अगर आप इस रास्ते अपने आप अगर वो रास्ता ढूंढेंगे तो उनको कहीं ना कहीं बहुत वक्त, उनका टाइम जो है वो बर्बाद होता है. तो टीचर का रोल ये है कि टीचर एक उनको रास्ता दिखाते हैं सही, जिसमें वो जल्दी चल के सफल हो सकता है. ये जो मैंने जिक्र किया 12th पास मूवी, होपफुली आपने शायद देखी होगी. बिल्कुल. तो ये क्या एक्सेप्शंस है? हाँ जी, ये एक्सेप्शंस आप कहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स सभी नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं. मैं इसीलिए मैंने इस सवाल से शुरुआत की. टैलेंट सभी के अंदर है. जो आप 12th पास मूवी की बात कर रहे हो,
तो टैलेंट सभी के अंदर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनको ना एक्चुअल में इनको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रही है। अब जैसे पिछले पैनल में भी डिस्कस हो रहा था कि आजकल के स्टूडेंट्स जो है, आजकल के जो जनरेशन है, वो अपना बहुत सारा वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रही है। बहुत ज्यादा वक्त जो है क्यों बर्बाद कर रही है? क्योंकि उनको या तो उनके पेरेंट्स उनको नहीं ध्यान दे रहे, या उनके टीचर उनका ध्यान नहीं दे रहे, उनको प्रॉपर सही गाइडेंस नहीं मिल रही। जिसको सही गाइडेंस मिलेगी, टैलेंट हर कोई बंदा जो है हीरा है। आप यहां पे भी एक जना कोई पकड़ लो, मैं वादा करता हूं मैं उसको करोड़पति अरबपति बना सकता हूं, अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगी तो। यानी सारी गेम टोटल सही गाइडेंस, इन्वायरमेंट मिलने की है। मैं ये कहता हूं कि हर जना जो होता है ना, अपने आसपास के 5 जनों के एवरेज होता है जनरली। मैंने एक स्टोरी सुनी है, जैसे आप कोई जना जो है वो शराबियों के बीच में बैठना स्टार्ट कर देगा, वो शराबी हो जाएगा। कोई अगर बिजनेसमैनों के बीच में बैठेगा तो वो बिजनेसमैन बनेगा। अब हमारे यहाँ पे क्या एनवायरमेंट क्या है, अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में बैठेंगे तो हम भी आराम से अपना एग्जाम जो है क्लियर करते हैं। सारा इन्वायरमेंट की गेम है। एक्चुअल में जो भी बंदा अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो रहा, उसके अंदर क्लियर कट उसके एनवायरमेंट, या तो उसके आसपास उसके रिश्तेदार भी वैसे ही है जैसा वो है। अगर उसके आस पड़ोसी अच्छे होंगे, उसके रिश्तेदार अच्छे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, तो डेफिनेट वो भी प्रोग्रेस करेगा। अगर उसका टीचर अच्छा है, उसको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो डेफिनेट उसका असर उसके ऊपर जरूर मिलता है। ठीक है, मतलब गुरुजी तो अच्छे चाहिए ही चाहिए। 100%। वडिया साहब, वंस अगेन वेलकम ऑन स्टेज। मैं बहुत बार सुनता हूं सर कि एक हिडन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, कि बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है, कौन सा हुनर है, वो कैसे पहचाना जाए। आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस लेवल के ऊपर जाकर ये क्लियर हो सकता है बच्चे को कि हाँ, ये इसमें एक अलग ही चीज है जिसके ऊपर इसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि पेरेंट्स को नहीं समझ आता। मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि मेरा काम ही है, तो मैं लगातार बात भी करता हूं, तो वो कहते हैं कि पता नहीं लग रहा, ये तो क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, अच्छा ये पढ़ भी अच्छा रहा है, पता नहीं करेगा क्या जिंदगी में। अच्छा, फिर उनसे बात कर लो, वो बोलेंगे पढ़ता ही ठीक नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। ये हिडन टैलेंट जो होता है, वो किस तरह से, कौन सी स्टेज में आपको लगता है कि बाहर लाया जा सकता है और लाया जाता है? मेरे ना वाइफ भी बैठे हैं ऑडियंस में, शी इज स्माइलिंग। मैं वेलकम। आई लेट यू नो व्हाई। आई थिंक मैं इसका ऐसा पेरेंट हूं जिसके 2 बच्चे हैं। हम जी। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, एक केमिस्ट्री रिसर्च में हमारी डॉटर। ठीक है। मैं तो फिर बहुत सही सवाल शुरुआत में ही पूछ लिया। अब देखिए, एक ही घर में एक डॉटर है, वो बिल्कुल एकेडमिक ओरिएंटेशन है, इंडोर्स उसकी मतलब प्रेफरेंसेस हैं। दूसरा आईपीएल खेल रहा है। जस्ट इमेजिन, एक ही घर में 2 हो रहा है। एज अ राइटली सेड, यू हैव टू वन साइज फिट ऑल नहीं कर सकते आप। ठीक है। यू हैव टू असेस एवरी चाइल्ड डिफरेंटली कि यार ये आउटडोर में ज्यादा एंजॉय करता है, वो बुक्स में एंजॉय करती है, ऑब्जर्वेशन इसकी डीप है, कॉज एंड इफेक्ट में ज्यादा जाती है। तो यू हैव टू कीप फ्यूलिंग स्टेज आफ्टर स्टेज। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई क्रिकेटर बन जाएगा, या ऑल ऑफ अ सडन अगर आप समझिए अगर उसको भी मैं साइंस की तरफ एनकरेज करता, तो वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। सो नाउ ये तो हो गया जनरल, बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक, आई वुड से बाउंड्रीज, तो आज की तारीख में क्या है, जो कंटेंट है, पहले पैनलिस्ट ने भी किया, वो हमें ये फायदा है कि आजकल जो कंटेंट कंजम्पशन है, अगर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है, तो हम पूरी ट्रेल ऑफ जो डेटा डेवलप हो रही है जी, उसके वो हमें क्लियरली बताता है सब स्किल लेवल पे, ग्रैन्युलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे मैथ में नंबर ठीक नहीं आते थे, मेरे पिताजी बोलते थे इसका मैथ नहीं ठीक। अगला लेवल है, इसका अरिथमेटिक नहीं ठीक, खत्म। उसके नीचे नहीं पता लगता था। आज आप बता सकते हो कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन क्यों गलत कर रहा है, शायद परसेंटेजेस में प्रॉब्लम है, टेबल्स में प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। सो जो कंटेंट जैसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो एक बहुत ही डीप लेवल पे पहुंच गया है। एकेडमिक जो आई वुड से स्पॉट करना टैलेंट को, एकेडमिक में बोल रहा हूं, और देन उसकी इवन नॉट ओनली आई वुड से प्रिडिक्टिव, रेमेडियल जो उसकी असेसमेंट्स हैं, वो भी टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक सॉल्व करती हैं। तो आई थिंक वो पाथ काफी इजी हो गया है, स्टेप आफ्टर स्टेप आफ्टर स्टेप। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं सर,
देखिए आजकल महाकुंभ चल रहा है, वहां पर IIT बाबा बहुत फेमस हो रखे हैं, आपने भी सुना होगा। मतलब मैं उनको जब सुन रहा था तो इस सेशन से मैं उसको रिलेट करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट जो IIT बॉम्बे से पढ़ के कुछ बन गया, देश में बहुत एक लार्ज नंबर होगा जिनका एक पूरा ड्रीम ही रहता है कि हम वहां जाके पढ़ें, और उसके बाद उन्होंने 3 इडियट देखी तो फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि क्या 10th तक ये क्लियर हो जाता है पेरेंट्स या बच्चों को कि हम इसमें ठीक है? क्योंकि जब वो 10+2 या किसी भी कोचिंग आपके पास भी आएगा TCY में, तो उस समय वो क्या करेगा? वो तो एक पूरा उसके माइंडसेट उसके फैमिली ने, उसके परिवार ने, उसके दोस्तों ने बना दिया कि ये तो JEE मेंस करेगा, ये तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा, ये सिविल में जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि टैलेंट, हिडन टैलेंट को पहचाने कैसे और कौन सी स्टेज में? देखिए गौरव जी, पहली बात तो देयर इज अ कॉमन सेइंग, द टॉपर ऑफ IIT may not be the topper of life. So I totally believe in that. ये तो हमने सोसाइटी ने बना दिया। हाँ बिल्कुल। ओ तेरे पे ठप्पा लग गया IIT। नो डाउट इतने आई वुड से एग्रेसिव कंपटीशन में से वो लड़के निकलते हैं कि वो उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी हो वो कर लेते हैं। अब देखिए एक लड़का बीटेक करता है, IIT से करता है, लेकिन आई वुड से मेजोरिटी ऑफ देम जब सिविल सर्विसेज में बैठते हैं उन्होंने ह्यूमैनिटीज के वो लिए होते हैं। द प्रॉब्लम इज माइंडसेट कि यार ये तो मैं कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो मैं कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये है, जिस सन्यासी की शायद आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो कि हो सकता है वो पीयर प्रेशर से गया है, फैमिली प्रेशर से गया है, बट आई थिंक ही फाउंड हिज ट्रू कॉलिंग देयर। दिस इज वन। सेकंड, इट मे बी ही इज रनिंग अवे फ्रॉम competing against his peers। जब उसको लगा यार मैं वैसे तो ठीक था लेकिन अप्लाइड साइंसेज में अच्छा नहीं हूं, मैं मे बी बेसिक साइंसेज में अच्छा था। सो आई थिंक यू कैनॉट, आई वुड से कि बहुत थिन लाइन है इसमें। एंड टीचर हु कैन एक्चुअली लेवरेज द डेटा, not only data, so the teachers who can make sense out of the data and can direct the students step after step after step, तो I think deadly combination है। और मैं firm believer हूं, जैसे पिछले पैनलिस्ट ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, टीचर इज एट द हेल्प। मैं आपके पास जा रहा हूं, आप डॉक्टर हो, ठीक है, आपने देखा बुखार है, वायरल भी हो सकता है, कोई और 3-4-5 रीजन हो सकते हैं, वो तो एक सिम्टम है जी। जब आपको रिपोर्ट सामने आती है, वो लिखता है लालपत से जाओ, SRL से जाओ, फिर उसको देख के वो बताता है ना कि आपको किस तरह का बुखार है। बिल्कुल ठीक है, आपको वायरल है या कोई और वो है। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी प्लस एक पैशनेट टीचर इज अ लेथल कॉम्बिनेशन, आई मस्ट टेल यू। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। पहले तो मैं नाम के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूं, किसमें कितना है दम, थोड़ा एलिबरेट कर दीजिए कि एग्जैक्टली ये नाम कहां से आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तगड़ी सी सॉफ्ट ड्रिंक की एड में भी ऐसी चीजें यूज हो रही है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका थैंक्स है, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। सो टाइटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जी, वही जुनून का जो है वो मंच है। तो इसलिए हमने जो इसको टाइटल दिया है, किसमें कितना है दम, इसके अंदर कोई भी टैलेंट, जैसे हम आपने अभी बात रखी है, हिडन टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, कैसे किस एज तक हमें वो करना चाहिए। सो हमने इसका जो टाइटल दिया है वो उसका मेन मोटिव यही है कि जो जुनून है, जुनून दुनिया के सामने कैसे आए। ये आपको लगता है स्टूडेंट्स में जोश भर देता है? जोश विक्की कौशल की मूवी याद आ जाती है, हाउस द जोश जी। मतलब वो वहां पर तो मूवी में था और जगहों पर भी लोगों ने यूज कर करके उसका इस्तेमाल किया। तो आपको लग रहा है कि ये टाइटल उस तरीके से जो स्टूडेंट्स है उसमें जोश भरने का जोश काम भरता है, उसको मैसेज जो है वो अप्रोप्रिएट जाता है कि उसके अंदर जो कोई स्किल है जी, वो उसको अगर एक्सपोज किया जाए, उसको मंच मिले तो अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी स्किल है परफॉर्मिंग, अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले जब हम स्कूलिंग में थे, आप और हम स्कूलिंग में थे, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स अब तक भी जो है ये हॉबी रही है अभी तक भी। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल के एनुअल फंक्शन तक ही परफॉर्मिंग आर्ट्स को रखा जाता है, लेकिन अब थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में
जो नए चेंजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जी। तो पिछले अगर हम 25-30 साल पीछे चले जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण स्पोर्ट्स भी जो है वो एजुकेशन सिस्टम में उसके ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर भी फोकस कम था। जी। तो धीरे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, अवेयरनेस बढ़ी, पेरेंट्स को जो है वो उनको पॉजिटिव वाइब्स नजर आई, पेरेंट्स और टीचर का जो आपस में इंटरेक्शन है उससे स्पोर्ट्स जो है वो एजुकेशन सिस्टम का एक प्राइम जो है ऑब्जेक्टिव बन गया है। ओके। तो वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है ये भी एक जो है हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमने जो टाइटल है वो वही बात आपकी कि हमने जोश जो है वो बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर। आपको लग रहा है कि परफॉर्मिंग आर्ट जो है सिस्टम का हिस्सा उस तरह से नहीं है जिस तरह से नहीं होना है, चाहिए? आज भी नहीं है जी। उसके पीछे दो कारण हैं। जी। मैं दोनों को रिस्पॉन्सिबल कहूंगा, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, दोनों को रिस्पॉन्सिबल कहूंगा। जैसे अभी आपने 3 इडियट्स की बात की है, तो हमें जो टिल 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा से ज्यादा, उनको जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि खुली हवा में उड़ने का मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि प्रेशराइज करो कि आपने सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि हर बच्चा कभी भी डॉक्टर, हर बच्चा इंजीनियर, हर बच्चा IAS, हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो जो हमारा कॉमन एक परसेप्शन है पेरेंट्स का कि आपने इसी फील्ड में जाना है, आपने इसी फील्ड में जाना है, तो हम प्रेशराइज करते हैं ज्यादातर, फैमिली प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं। टीचर्स भी जो है एजुकेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं कि पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, हमारे जो है वो सारी चीजें जरूरी हैं, स्पोर्ट्स भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। तो वैसे ही जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, मेरे को लगता है, मेरा मानना है कि आज तक भी वो उतना हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं। मैं बड़े सर आपका एक इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करता हूं। एक पेरेंट जो अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, अब उसका बच्चा पैरेलल कोई गेम खेल रहा है, सिक्योरिटी फील नहीं होती, वो सिक्योर फील नहीं करते कि ये गेम खेलता हुआ एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उनको क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहने को हम इस मंच के ऊपर बैठ के कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया, लड़की को जो ये चाह रही है वो करने दिया, तो पता लगे 3-4 साल बाद ना पढ़ाई रही, ना जो कोई स्पोर्ट्स कर रहा था या जो कुछ और दूसरा कर रहा था वो हाथ में रहा। ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है पेरेंट्स के अंदर, उसका क्या? एक छोटी सी स्टोरी सुना सकता हूँ? प्लीज सर, प्लीज। हम अपने बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं जी। ठीक है, वो एंजॉय करता है, इधर उधर घूमता है, तो वो ट्री पे चढ़ता है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, वो 6-7 फुट पे चढ़ गया, ठीक है, एंजॉय कर रहा है। तो लेट्स से आपका बच्चा 5-6 साल का है, लेट्स से, ठीक है, तो थोड़ा और ऊपर चढ़ता है, वो 8-10 फुट पे पहुंच गया जी। आपको थोड़ा डर लगना शुरू होता है ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब बहुत सारे पेरेंट्स होंगे 6-7 पे भी उनको डर लग रहा होगा। ठीक है। अब वो थोड़ी सी ब्रांच थोड़ी सी और ऊपर चला जाता है, वो 14-15 फुट पे चला जाता है जी। एक्सिलरेशन हो रही है, क्योंकि उसने इतनी ऊंचाई से दुनिया देखी नहीं कभी। वो आपकी तरफ ध्यान हट जाता है, वो और ऊपर जाता है, और अब आप की एंजाइटी बढ़ती है, गुस्सा आता है, बच्चे को गलियां निकालना शुरू कर देते हो। वो ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता जाता है, उसको और मजा आता है, आप और घबराते जाते हो। सो दिस स्टोरी टेल्स एवरीथिंग। आई टेल यू हाउ। वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा है, उसको इतना मजा आ रहा है, उसको हवा लग रही है, 20 फुट से दुनिया ही नहीं उसने कभी देखी। आपके दिमाग में पता क्या है? अगर ये गिर गया, हॉस्पिटल, फ्रैक्चर, अब क्या है? अपसाइड उसकी है, आप उसकी अपसाइड का पार्ट नहीं हो, आप अपनी डाउन साइड देख रहे हो। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इन पेरेंटिंग इज। डाउन साइड सारी आपको अपनी लग रही है, क्योंकि आप नहीं ना वो एक्सपीरियंस कर रहे। अपसाइड उसकी है, डाउन साइड आपकी है। अब क्या है? मोर ऑफन देन नॉट इट इज द पेरेंट हु इज रिस्क अवर्सिव। क्या हो जाएगा? एक बार उसकी हड्डी टूट जाएगी, थोड़ी बार क्या हो जाएगा? 10 फुट से क्या हड्डी टूट जाएगी?
So the point is, we are not preparing our children for life. We are just preparing them कि ये पास हो, इसको जॉब लगे, मेरी सिरदर्दी खत्म हो. This is the core जो हमारे उसमें है, जो सारे सिस्टम में है. This is what I feel. I don't know you or the audience agrees with. मैं थोड़ा सा इसको एक और पॉइंट, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये बात आ रही हो. कई बार हड्डी नहीं टूटती, ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है जो पूरी जिंदगी ठीक ही नहीं होता, तो फिर क्या? दो चीजें उसकी हैं. लाइफ. अगर आपको लग रहा है कि देखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क और गैम्बल में फर्क है. मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप उसको जब 55 फीट पे कोई लड़का 6 साल का है, ऑफ कोर्स यू विल नॉट लेट. कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने पड़ेंगे उसकी एज के हिसाब से, उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस के हिसाब से. जब तक आप कैलकुलेटेड रिस्क, आप कर्नल साहब ने बात की, फिर तो आप बच्चे को सड़क ही नहीं पार करने दोगे कभी. ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क नो, उसकी आप ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं जो आप रिस्क ले रहे हैं उसकी एक लिमिट है, वो आपको तय करनी है कि कौन सी लिमिट है, कहां तक आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सेफ है. अगर वो लड़खड़ाएगा या गिरेगा तो उसको कितनी सी इंजरी होगी या कितनी प्रॉब्लम होगी, वो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, वो सब कुछ. अरोड़ा सर, एक मैं एक चीज, क्योंकि मुझे इसी चीज के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी जी है. जी प्लीज. एक राजा होता है, तो उसके जो कैदी होते हैं जिनको फांसी की सजा होनी होती है, तो वो क्या करते हैं, मैं रिस्क के ऊपर बात ले रहा हूँ कि आजकल ना लोग रिस्क लेके नहीं राजी. देखो जिस लेवल का, जैसे सपोज करो कोई मिडिल क्लास का फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो सोच ही नहीं रही कि हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड भी हो सकता है कि ये हमको इस मिडिल क्लास से बाहर निकालेगा. उनकी सोच जो है ना वो वहीं तक है. जैसे सर कह रहे, रिस्क लेना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन गैम्बल नहीं, यानी कि एक तरीके से इतना भी रिस्क नहीं लेना भी वो कैंडिडेट बर्बाद हो जाए. तो राजा था, तो वो जिसको फांसी की सजा देता, तो सामने एक दरवाजा भी था. तो राजा उनको कहता था, या तो आप फांसी पे चढ़ जाओ, कैदी को बोलते थे भी जो तेरे को फांसी की सजा देनी थी, या ऐसा कर, वो दरवाजा है उससे निकल के बाहर चले जाओ. दो ऑप्शंस है, या तो आप फांसी की सजा ले लो या आप उस गेट से बाहर निकल जाओ. हर कैदी क्या करता था, वो कहता नहीं नहीं मुझे फांसी दे दो. पता नहीं उस गेट के पीछे कोई जंगल हो, जानवर हो, कोई राक्षस हो, फिर मेरे को सजा, मैंने तो गलत काम किया, राजा ने मुझे सजा तो देनी ही नहीं है, राजा तो मुझे कहां से आजाद कर देगा. तो वो हर कोई कैदी क्या करता था, वो फांसी की सजा ले लेता था. तो एक कैदी ने फाइनली पूछ लिया कि चलो मैं फांसी की सजा एक्सेप्ट करता हूं, मैं फांसी ले लूंगा, लेकिन मुझे बताओ इस गेट के पीछे है क्या. भी फाइनल मैंने फांसी लेनी है, अपने आप को फांसी करवानी है, लेकिन इस गेट के पीछे है क्या. तो राजा कहता है इस गेट के पीछे तेरी आजादी थी. यानी हम लोग क्या करते हैं, हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते. हम जैसे आप खुद हैं, हम बच्चों से भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे वे भी ऐसे ही हैं. आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है. पर देखो, पेरेंट्स रिस्क तो ले रहे हैं, इसमें कोई दो डाउट नहीं है. अब मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं एक बड़े स्मॉल टाउन से आता हूं. मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज दिया और मैं पहली बार दिल्ली गया था. तो मैं ये कह रहा हूं कि वो भी एक रिस्क है ना, कि आपने अपने बच्चे के ऊपर भरोसा जताया, आपने उसको भेजा बाहर की, कोई बात नहीं, पढ़ो क्या होगा या खेलो क्या होगा. मैं इसीलिए कह रहा था कि रिस्क कितना होना चाहिए. वो कंफ्यूज रहते हैं पेरेंट्स, उनको पता ही नहीं होता कि हाँ ठीक है, ये पता नहीं अब ठीक करेगा करेगी, उसमें उलझे रहते हैं. एक्चुअल में सारा एनवायरमेंट जो है ना टांगे खींचने वाला है. अगर कोई जना आज की डेट में सोसाइटी में आगे भी बढ़ना चाहता है ना, तो 4 जने उसकी टांगे खींचने वाले हैं. नहीं नहीं ये कहां से कर लेगा, ये भी है साथ साथ. हाँ, ये तो हो रही है. अगर कोई जना आगे बढ़ना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, भी हाँ हम अपने बच्चे को नॉन मेडिकल मेडिकल करवाना चाहते हैं, तो उसकी 4 टांगे भी खींचेंगे. अगर हम इसको आईएएस की एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, तो 4 जने उसकी टांगे भी खींचेंगे, यार तू कहां से कर लेगा. तो ये चीज भी है सोसाइटी में. देखिए, रिस्क तो आपने भी बहुत लिया गवर्नमेंट जॉब छोड़ के. बिल्कुल. वो भी बता दीजिए, वो रिस्क क्यों ले लिया और क्यों लेना पड़ा. देखो मैं खुद मैंने 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब की है. तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जब बहुत छोटी एज में मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली थी, अभी मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट हुई थी, साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की. तो जब मैं जहां भी जॉब करने गया, तो उसके आसपास के लोग जो ग्रेजुएशन कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर चुके थे, मेरे एजमेट थे, वो मेरे दोस्त बन गए. बड़ा, यानी कि ना आप ऐसा समझ लो, वैसे भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब वालों को लोग कितनी अच्छी नजरों से देखते हैं, कितना अच्छा उनको समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. तो ऐसे ही मैं जहां भी जाता था तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती थी. नॉर्मल पर्सन कोई किराए पे मकान लेने जाए, घर लेने जाए, तो उसको लोग किराए पे नहीं देते. मैं जाता था भी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, तो लोग भाग के देते भी यार इसको जरूरी है, अच्छा पर्सन है, इसको जरूर हम किराए पे अपना कमरा दे सकते हैं. तो ऐसे ही उसके आसपास के जो लोग थे, जो मेरे एजमेट थे, वो मेरे दोस्त बन गए. तो उन्होंने बड़े एक्साइटेड होकर पूछा कि यार गवर्नमेंट जॉब कैसे लग गया इतनी छोटी उम्र में. तो मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं ताजा ताजा सीख के आया था, सारा कुछ आया था, तो मेरे अंदर भी बड़ा एक्साइटमेंट थी भी मैं भी इनको बताऊं भी कैसे गवर्नमेंट जॉब लगा था, इस सब्जेक्ट का ये क्या शॉर्टकट होता है, कहां कहां से बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है. तो 4 दोस्त थे मेरे, उनमें से 2 जने उस वजह से गवर्नमेंट जॉब लगे.
तो जब उनके पेरेंट्स आए ना, तो एक मिठाई का डब्बा और साथ में 2100 रुपए लेके आए, भी ये लो मेरे को देने आए, भी तेरी वजह से ये गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो उस टाइम वैसे ऐसी किक लगी मन में भी हाँ यार, भी इस फील्ड में बहुत आगे जाना है। हालांकि पेरेंट्स ने बहुत रोका, भी गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी। मैं क्लर्क था, मैंने कहा चलो पेरेंट्स का कहना मानते, मैं ऑफिसर बन गया। आगे जाके ऑफिसर बना, तब भी मैंने पेरेंट्स को कहा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़नी है। उन्होंने तब भी पूरा शोर मचाया, नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़नी है। जो किसी मूवी कोचिंग से इंस्पायर्ड तो नहीं हुए, 3 इडियट या कोई ऐसी और मूवी? नहीं, बस मैं वो कह रहा हूँ ना कि एक किक लगती थी बार बार, जब जहां भी मैं जाता था बच्चों को साथ साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाना, और जब वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो वो कहते हैं ना कि आपकी वजह से सिलेक्ट हुए हैं, तो वैसे एक किक लगी। तो मुझे पता लगा कि मैं यार बनने के लिए नहीं, मैं बनाने के लिए बनाऊं। जी। भी गॉड ने मुझे जो गिफ्ट दिया है, भी बोलने का जो तरीका, एक सबसे बड़ी स्टोरी थी मेरी खुद की स्टोरी, बड़ी इंस्पायरिंग थी। मैं ना बड़ा डाउन से उठा हुआ पर्सन हूं। 8वीं 10वीं 8-10 साल की उम्र से मैंने मेरे ब्रदर ने, कजन ने, हमने लोगों की दुकानों पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। सब्जी की रेडी लगाना स्टार्ट कर दिया था, अगरबत्तियों के डब्बे बनाना, उनकी पैकिंग करना, यानी छोटे मोटे खर्चे हम छोटी ऐसे खुद ही निकालने लग जाए थे। तो उस जगह से मैं उठ के इतने हाई लेवल पे जब पहुंचा, तो मैं अपनी स्टोरी जब बच्चों को बताता हूं ना, तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी देखो, ये टोटल जो गेम है ना आगे बढ़ने की, ये तो बस एक जुनून होना चाहिए। आजकल कोई ये मायने नहीं रखता कि आपके पास पैसा भी हो। अभी मैं 2 दिन पहले ही एक रामसरा विलेज है हबोर के पास, जी। वहां के सारे लोग जो है दिहाड़ीदार हैं, किसी के पास कोई पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है। तो वहां से मेरे को एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर हमारे विलेज से टोटल 35 बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं अभी भी, उसमें से 12 बच्चे तो एसएससी में सिलेक्ट हुए हैं, और सिर्फ आपकी गाइडेंस की वजह से। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार यहाँ पे हमारे पास, मेरे को बताओ ऐसे कैसे एक छोटे से गाँव में आप लोग इतने जने कैसे सिलेक्ट हो गए। तो उनको मैंने बुलाया और रीजन उनका सुना। वो वहां पे उन्होंने ना 2-3 लाइब्रेरी है उस विलेज के अंदर, उनके पास कोई पैसा नहीं है। 1-2 जनों के पास हमारा कोर्स था, बाकी सारों ने यूट्यूब पे क्लासें लगाई हमारी। कहते आपकी यूट्यूब गाइडेंस की वजह से हम आगे निकले। यानी कि मैं ये भी कहना चाहता हूं सभी को भी बहाने बनाना बंद करो। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने का जुनून है ना, तो आप आगे बढ़ के ही रहोगे, और अगर आपके पास बहाने हैं तो आप बहाने बनाते ही रह जाओगे। चलो, पैशन तो सब सही जरूरी है किसी भी फील्ड में। वरुण सर, मैं किसमें कितना है दम का जिक्र कर रहा था, हम थोड़ा सा ये भी बताइए कि डिफरेंट कैसे है ये बाकी चीजों से, या बाकी जो आपके पैरेलल कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे। देखिए, जब हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, तभी हमने एक चीज नोटिस की है। मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, सबका अपना अपना मोटिव है, अपना अपना सिस्टम है जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ज्यादातर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, रियलिटी शोज हैं, अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं जी, उनका फोकस जो होता है वो टीआरपी या ब्रांड प्रमोशन होता है। ओके। लेकिन हमारा जो फोकस है वो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, उसके स्किल को फोकस करके हम उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज देते हैं इस फील्ड के अंदर। जैसे कि अभी सर ने एक बात कही थी कि टांगे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं, है ना? बिल्कुल। कि आपके बच्चे जो हैं मेडिकल ले रहे हैं, नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं, तो टांगे खींचने वाले लोग ज्यादातर होते हैं। इसके साथ साथ ही हमारे एक कॉमन परसेप्शन है कि भेड़ चाल होती है। मान लो आपका बच्चा एक एवरेज है, अगर मैं सिस्टम उसकी बात करूं, अगर मैं स्टडी की बात करूं, तो अगर आपका बच्चा अगर एवरेज है, तो आप जबरदस्ती पड़ोसी का बच्चा अगर मेडिकल ले रहा है, आपका रिलेटिव कोई मेडिकल ले रहा है, आपका पड़ोसी का बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको पुश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने फिल्म का जिक्र किया था, बिल्कुल कंपटीशन तो है कि ये पड़ोस में तुम्हारा कजन ये बन गया, उसका 25 लाख का पैकेज लग गया, 40 लाख आने लग गए। ये कॉमन परसेप्शन, बड़ा जबरदस्त प्रेशर है, जबरदस्त प्रेशर है, जिस कारण आप देखते हैं कि बहुत सारी ट्रेजेडीज भी होती हैं, बच्चे प्रेशर में बहुत गलत स्टेप भी उठाते हैं। मैं सर एक और चीज आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट तरह से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, एक डिफरेंट फील्ड के लिए उनको ट्रेन करते हैं। कौन से बच्चे एग्जैक्टली आपके पास आ रहे हैं? एक ये भी धारणा है कि बहुत सारे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाते हैं वो स्टडीज में बहुत जबरदस्त नहीं होते। शायद आपको या कुछ लोगों को ये ठीक ना लगे, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूं कि वो बिलो एवरेज होते हैं, एवरेज होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टडी में बड़े ब्रिलियंट हैं और उधर आके भी जबरदस्त कर रहे हैं। सबसे पहली बात, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है ये इंटरेस्ट का सेक्शन है, इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा है कि हम जो फोकस है, हमारा फोकस स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा रहता है। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि आफ्टर 10th आफ्टर 12th तो हायर एजुकेशन में तो
फैमिली प्रेशर या बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती हैं। जी। लेकिन स्कूल गोइंग पीरियड जो होता है वो पीरियड बहुत ज्यादा सेंसिटिव पीरियड है। वो हमें आपके जो अगले 25 साल हैं वो डिसाइड करता है। सो पहले 15 साल हैं जो आपकी लाइफ के, वो अगले 25 साल डिसाइड करता है। जी। सो मैं जो हमारे पहले 15 साल के जो 1st से 10th तक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हीं को फोकस करते हैं। स्कूल्स के थ्रू ही हम उन बच्चों के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम सर्च करते हैं। सर्च करके उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं परफॉर्म करने की, उनको ट्रेन करते हैं, ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं। ग्रूमिंग क्लासेस के द्वारा उनको इस फील्ड में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम आगे बढ़ने का, बींगे आप कोरियोग्राफर बनो, आप एक सिंगर बनो, आप एक म्यूजिक कंपोजर बनो, आप एक एक्टर बनो, आप कुछ भी जो आपका इंटरेस्ट है, आपके अंदर जो स्किल है, आप उसको अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक मंच के द्वारा ही, एक प्लेटफॉर्म के द्वारा ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस फील्ड में इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी 2 बातें आपको इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। हमने अपने एक इवेंट में मेरे नॉन थे, हम उनको एक एज ए गेस्ट बुलाया। IAS थे वो, IAS थे, तो उनको एज ए गेस्ट हमने इनवाइट किया। तो जब हम इनविटेशन देने के लिए गए, उन्होंने मेरे को एक बात कही, तो मेरे को बड़ी हैरानगी भी हुई। चलो हैरानगी नहीं, मतलब बड़ी अच्छी लगी बात। कहते कि वरुण जी, क्या मुझे वहां पे गाने का मौका मिल जाएगा? क्या मुझे गाने का, मैं एज ए मतलब गेस्ट के तौर पे तो जाऊंगा ही, क्या मुझे गाने का मौका मिल जाएगा? तो मैंने कहा श्योर सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। तो मतलब उन्होंने उसके पीछे फिर मैंने डिस्कशन की। उन्होंने बताया खुद कि जब हम इस पीरियड में थे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। फैमिली का प्रेशर था, फैमिली की थी, क्योंकि फैमिली में और भी सारे कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे थे, कोई अच्छे ऑफिसर्स थे सारे। तो फैमिली एक एनवायरनमेंट ऐसा था कि सभी ऑफिसर क्लास है। तो लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस टाइम 3 इडियट भी नहीं आई थी, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एनवायरनमेंट नहीं था। तो उन्होंने मतलब वो उस हमारे इवेंट पे आके उनको हमने गाने का मौका भी दिया। उन्होंने गाया भी। यही पूछने वाला था कि उन्होंने गाना गाया है या नहीं? गाना गाया भी। और उन्होंने लास्ट में पंजाबी च कहावत है ना कि ये मेरे कीड़े सी अंदर, कीड़े सी, पर मैं कढ़ नहीं पाया, है ना, कढ़ नहीं पाया। तो मैं एक ऑफिसर जरूर है, बट जो एक मेन इंटरेस्ट सी लाइफ था, जैसे कहते हैं ना कि पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए जिंदगी में, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो हम जो है पेरेंट्स, टीचर्स की, हमारा जो एनवायरनमेंट जैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट है, वो आपकी हमारी नई जनरेशन की लाइफ को डायरेक्शन देता है, वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सो मीन्स हम इस पैटर्न को अडॉप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव फोकस्ड ऑन नॉट ओनली इन पंजाब ऑन नाउ, हम पंजाब के बाहर भी हम जो है स्कूल्स में जो हमारी नई पीढ़ी है उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय बहुत कम है। वडेरा सर और अरोड़ा जी, आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक तो जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें आपको लगता है कहीं पे लूप होल्स हैं जिनको फिल करने की जरूरत है? इनफैक्ट एक बार आप इसका आंसर कर दीजिए। मैं पॉलिसी मेकिंग को लेकर ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं कि उसको लेकर कहां आपको लग रहा है कि खास तौर पर स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन कहां पे फोकस करने की जरूरत है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। तो ग्लेयरिंग गैप्स हैं उसमें। तो देखो, हमने बच्चों को ग्रेड्स के लिए रेडी नहीं करना, हमने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करना। शायद आपने देखा होगा यूरोप की ऑलमोस्ट यूरोप की इकोनॉमीज गिर गई, थोड़ा जर्मनी ठीक रहा और स्विट्जरलैंड ठीक रहा। उसका रीजन ये है कि उनका बहुत अच्छा वोकेशन बेस्ड उनका एजुकेशन सिस्टम है। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाई स्कूल लेवल पे कि ये बच्चा वोकेशन की तरफ जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी वाला, या एकेडमिक ओरिएंटेशन है, रिसर्च ओरिएंटेशन है, या कैसी है। तो क्वेश्चन ये है कि जो भी हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया में जी, आपको जो भी टेक्स्ट पढ़ा आपने मीडिया का या स्कोर किया, वो तो चलो काम आता ही है। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बताइए मेरे को हम स्कूल्स कॉलेजेस में कहाँ सिखाते हैं?
वेरी सिंपल, कोई भी वर्क जैसे हमारा तो काम टेक प्लेटफॉर्म है, डेटा साइंस के बहुत बच्चे हैं हमारे पास, टीयर 1 2 काफी होते हैं, IITians भी हम लेते हैं, आयंस के भी लेते हैं हम, कैंपस रिक्रूटमेंट्स भी। मैंने देखा है ये जरूरी नहीं है कि जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं। इसका मतलब कहीं तो +2 लेवल तक एक चीज मिस है ना, कि यार इसको ग्रेड्स लेने आते हैं लेकिन इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है, रैशनल नहीं है। कई बार रैशनल नहीं होता, हम रिलेशनशिप खराब घर में भी खराब कर बैठते हैं, छोड़िए आप वर्क प्लेस पे। अगर देखिए, अगर उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर्सनल लाइफ में ही होती, मेरे को नहीं लगता फिर कोई IIM या IIT का बच्चा सुसाइड कमिट करेगा। एज सिंपल एज दैट। तो कुछ तो मिस है, नंबर 1। नंबर 2 कि क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस डिसिप्लिनरी हमें कुछ एक्सपोजर नहीं है। 3rd, इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप के थ्रू हमें कुछ नहीं कराया जाता। ये 3-4 चीजें हैं, आई थिंक ग्लेयरिंग गैप्स हैं। मतलब हमारा काम ऐसा है कि मेरे को बहुत टाइम, काफी साल, 10-12 साल US और UK में लगाना पड़ा, स्टूडेंट्स के साथ, कंपनीज के साथ खासकर। तो आपको पता लग जाता है कि ये किस सिस्टम से निकल के आए हैं। एवरेज मैच्योरिटी एक 18 साल के बच्चे की आप अमेरिकन किड की और अपने यहाँ की देख लो, यू विल नो, चाहे उसके ग्रेड्स कुछ ना हो, बट एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा। अपने जो आउटलायर्स हैं शायद उनसे भी अच्छे होंगे, बट एक एवरेज आपको पता लग जाता है कि ये रेडी फॉर लाइफ है या नहीं है। अपना तो +2 कर चुके होते हैं। कुछ परसेंटेज बता सकते हैं? अगर मैं इंडिया का जिक्र करूं तो कितने परसेंटेज आपको लगते हैं कि हाँ ये इंडियंस जो स्टूडेंट्स 18+ हो रहे हैं या 20s में आ रहे हैं, कितने आपको ऐसे लगते हैं जो रेडी फॉर लाइफ हैं? कोई नंबर है कि 10, 20, 50, 100% कितने? आई डोंट थिंक सो। मैं ऑनेस्टली, मेरे पास कोई ऐसा एम्पेरिकल, कोई स्टैटिस्टिकल वो नहीं है, लेकिन आई वुड से नेग्लिजिबल। वो तो वर्क प्लेस पे जाके उनको सीखते हैं एक्चुअल, मैंने देखा है। कॉलेजेस में कुछ नहीं। हाँ, हॉस्टल्स में रह के कई बच्चे बहुत अच्छा सीख जाते हैं, या कोई पेरेंट्स ने कुछ खास अटेंशन दी हो, भेजते हैं। कई पेरेंट्स मैंने देखा है आजकल इंटर्नशिप्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स में भेजते हैं, कई पैरेलल एजुकेशन में प्रोग्राम्स हैं, बट लार्जली वी आर कन्फाइंड टू ग्रेड्स एंड परसेंटेजेस। एडमिशन मिले यार, मेरी सिरदर्दी खत्म हो, तो वो है इशू। तो बहुत ग्लेयरिंग गैप्स हैं, व्हाट्स ए वेरी वाइड गैप्स। होपफुली केस के ऊपर काम होगा। मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। मैं इसी के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपने कहा पॉलिसी मेकर। जैसे मैं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कोई ज्यादा अच्छा नहीं, हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, जो पुराना सिस्टम है मैं बिल्कुल इसको अच्छा ही नहीं मानता। 90% बच्चा जो है ना, आप ऐसे समझ के चलो कि अपनी एजुकेशन उसको पता ही नहीं है मैंने ये किया क्यों। जैसे कि अब मीम्स बनते हैं कि हाँ यार साइन, बड़े होके लोग पूछते हैं यार जो 10th में हमको साइन कोस tan थीटा पढ़ाया था, इसका हमने यूज कहाँ करना था, ये तो बताओ लाइफ के अंदर। यानी अपने यहाँ का बच्चा ना, इंडिया में ज्यादातर ऐसा समझ लो कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी उसको ये नहीं पता यार अब मेरी एजुकेशन से मैं अपना पैसा कैसे कमाऊं, मैं अपनी लाइफ कैसे चलाऊं। यानी अपनी ये इंडिया के अंदर ये है। बाकी फॉरेन काफी कंट्रियां ऐसी हैं जहां पे आप ऐसा समझ लो कि आफ्टर 10th +2 भी बाद भी बच्चा यानी कि अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। यानी इतना अच्छा सिस्टम है कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पे। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं उम्मीद करता हूँ, और इस फील्ड में मैं भी खुद अब आगे, मैं खुद इस फील्ड में उतरना चाहता हूँ भी। हाँ यार, भी कॉलेज स्कूल के अंदर अकेला जो एजुकेशन चल रही है सिर्फ वही ना हो, उसके अलावा भी बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाए, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो IIT करना चाहता है, वो ITI करना चाहता है, वो नीट JEE, यानी उसका जो फील्ड है वो पहले से ही पता लगाया जा सके और उसी फील्ड में उसको प्रॉपर ट्रेन किया जाए, ताकि उसको करने के बाद वो कम से कम अपने पैरों पे खड़ा हो सके। बिल्कुल। हाँ जी। चलिए सर, समय खत्म हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आपने जिक्र किया, कोई भी किसी भी चीज में हमेशा कहते हैं कि कुछ और अच्छा करने की गुंजाइश रहती है, किसी भी आप पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली इस सेशन के जरिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं खासतौर पर कहूंगी पेरेंट्स और टीचर्स तक पहुंचे होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस रुख करते हैं तानिया। Thank you everyone for this knowledgeable and insightful session. Now it's time to honor our panelists. Gaurav, please be on stage, and to accompany you, I would like to invite Mr. Jagmeet Jammu, Regional Head News 18 and Hindi speaking markets, to the stage please. Guys, please give them a round of applause. And to honor, first up we have Mr. Rakesh Arora.
तालियां रुकनी नहीं चाहिए. आई थिंक ऑडियंस कुछ थकी थकी नजर आ रही है. प्लीज गाइज बी सपोर्टिव. Congratulations, sir. Next up we have Mr. Kamal Vadhera. Thank you so much, sir. And next up we have Mr. Varun Bansal. Keep cheering, guys. I think बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था. फर्स्ट 15 इयर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया एंड आई थिंक बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनके लिए बहुत सारे इंसाइट्स इनको जरूर मिले होंगे क्योंकि 15 इयर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रीशियस इयर्स ऑफ योर्स, राइट. एंड उन्होंने बोला कि 15 इयर्स आने वाले 25 इयर्स हैं आपके. सो बी वेरी प्रोडक्टिव इन पूरे अपने 15 सालों में जितना हो सके प्रोडक्टिव रहो और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन को जितना हो सके प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए. डेफिनेटली. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. चलिए